हाँ पूछे। सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? ओके, टाइम मैनेजमेंट का यार देखो, क्वेश्चन मैं अभी बताता हूँ। मैं क्वेश्चन सिखाता जाता हूँ कि क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से प्रॉपरली कैसे करना है और शॉर्ट में कैसे करना है। तो एट द एंड टाइम सिर्फ बचता है अगर आपको क्वेश्चन जल्दी से करने की हैबिट है। और मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सबके लिए बताऊं, क्वेश्चन जल्दी से करने की ऑफ कोर्स ट्रिक होती हैं, जो ट्रिक्स हम बताते हैं स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे से कि यार ये क्वेश्चन जल्दी कैसे करना है। एंड द सेकंड वन इज प्रैक्टिस। मतलब अगर आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, अगर आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने एक चैप्टर में 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है ना, स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो स्पीड बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे कि आपने किस टाइप की प्रैक्टिस कर रखी है। तो सब लोग थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा कोई ट्रिक है। सबसे बड़ा ट्रिक है कि यार आपको क्वेश्चन बनने चाहिए और जल्दी बनने चाहिए। और उसके लिए ट्रिक क्या है, उसके लिए सिंपल है, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपको क्वेश्चन याद होने लगता है कि क्या पैटर्न है, तो हम कैसे फास्ट करेंगे। तो मैं अभी देख लेता हूँ कुछ क्वेश्चन, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे हम कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं। ओके, चले तो स्टार्ट करते हैं यार हम थोड़ा सा। अभी क्या है, बहुत सारे लोगों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, उनको बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो मैं ट्राई करता हूँ, आप लोग को सिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन जल्दी हो जाता है अगर आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस है काफ़ी, और किस तरीके से हम उसको फास्ट कर सकते हैं। और मैं लॉन्ग मेथड भी पूरा बताऊंगा ही। क्लियर? तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्विंग में कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए था। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है हमारे पास। हमें तीनों का एडिशन करना है इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सम ऑफ दीज थ्री नंबर्स। तो यार अब एग्जाम में इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया है कि अगर ऑप्शन आपको सिमिलर दिख रहे हैं सारे, देखो सारे में पैटर्न है, एक सबसे बड़ा ऑप्शन ले लो 666 3, ये सारा कुछ, तो एक आप कॉमन वैल्यू से भी गेस कर सकते हैं कि क्या पॉइंट रहने वाला है। बट मैंने बताया कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इट्स बेटर कि आप जल्दी से उनको ऐड कर लें। तो इन तीनों नंबर को अगर मैं ऐड करूं, तो इन सब का सम जो आने वाला है वो सम आने वाला है, आएगा 663.8। ओके, सो सर 8 पर या 821, सिग्निफिकेंट हाँ सिग्निफिकेंट 3 है, 0.301 में सिग्निफिकेंट 3 है। हाँ। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि हम समेशन के केस में अप्रोक्सीमेट सिग्निफिकेंट फिगर्स का जब बात करता है क्वेश्चन में, तब भी हम किस चीज पे फोकस करते हैं, डेसिमल प्लेसेस पे। इवन हमें क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर्स पे भी क्वेश्चन पूछता है, बट समेशन के केस में हम क्या देखते हैं, मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें थॉट देना था कि हमें क्या देखना चाहिए था, मिनिमम डेसिमल प्लेस। तो अगर हम मिनिमम डेसिमल प्लेस के बारे में बात करते हैं, तो डेसिमल प्लेस मिनिमम कितने हैं, पहले वाले में 2 है, दूसरे में एक है और तीसरे में 3 है, तो मिनिमम डेसिमल प्लेस कितना है, 1। तो हमारे आंसर में भी डेसिमल प्लेस कितना होना चाहिए, 1। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा 663.8। और 2 1 को ऐसे नहीं हटा देते हैं, 2 1 को राउंड ऑफ करके हटाते हैं। मतलब अगर 2 की जगह यहाँ पर 8 होता, तो इस वाले या 7 होता लेट्स से, तो ये 7 जब रिमूव होता तो ये 8 एक ऐड हो जाता, 9 बनता। बट बिकॉज ये 2 1 है, तो यहाँ पे जब रिमूव होगा तो ये 8 ही रह जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो सी है। तो ये सी और डी सेम है। ओके, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। मतलब सी पहले दिख रहा है तो ऑफ कोर्स सी करना चाहिए था, बट ये बोनस क्वेश्चन टाइप कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, इसको हम एज अ बोनस कंसिडर करेंगे। तो मैं फिर सबके मार्क्स इंप्रूव कर दूंगा इस क्वेश्चन को चेंज करके, नॉट अ प्रॉब्लम। तो इसे बोनस कर दिया जाएगा क्योंकि सी और डी ऑप्शन सेम है। बट हाँ ठीक है, सी और डी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। आंसर की में सी दिया हुआ है। किसी ने डी मार्क किया है क्या, किसी स्टूडेंट ने? यस सर। ओके हमने छोड़ा है। ओके, किसी ने छोड़ा भी है। ओके आयुष, ओके यार
करना तो मतलब सी चाहिए था, क्योंकि सी पहले मिल गया है, दिख रहा है सिमिलर डी है, बट इट्स ओके, इट्स ओके। ये ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है इसमें, चलेगा। इस क्वेश्चन को बोनस करेंगे, मैं सबके मार्क्स चेंज कर दूंगा, इवनिंग में आप लोग चेक कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। चले सर आपको कॉल किया था मैंने। हाँ, तब मैं बिजी था, तब मैंने देखा नहीं क्वेश्चन उसको। ठीक है, चलेगा। मैं चेंज कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो सबको ही मार्क्स मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। इसका मतलब काफी लोग के फिजिक्स में इंक्रीज हो जाने वाले हैं, नो प्रॉब्लम। लेट्स से क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड में दिया हुआ है कि यार विच वन इज द मीनिंगफुल एक्सप्रेशन विच कैन बेस्ड ऑन दीज फिजिकल क्वांटिटीज, क्लियर। तो विच कॉम्बिनेशन इज मीनिंगफुल, बट सॉरी इट्स कैन नेवर बी मीनिंगफुल। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, फिजिक्स में एक ही कॉन्सेप्ट है क्या, कि सेम क्वांटिटीज ही हम ऐड कर सकते हैं। सो सेम डायमेंशंस अगर है, सेम डायमेंशंस को ही हम क्या 3 सिंबल्स यूज कर सकते हैं, प्लस और सब्ट्रैक्ट और इक्वल टू। इन तीनों सिंबल में हमेशा सेम डायमेंशन ही आ सकती हैं, अगर अपोजिट या डिफरेंट है तो नहीं होगा। बट क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, दैट पी क्यू आर दे आर हैविंग डिफरेंट डायमेंशन। तो अगर इनका डिफरेंट है डायमेंशन, तो इसका मतलब हम कभी भी पी क्यू आर को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स पी प्लस क्यू इज नॉट वैलिड। तो P प्लस क्यू या फिर P माइनस क्यू कुछ भी हो, ये वैलिड नहीं होगा, तीनों में से किसी के साथ नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है कि P माइनस क्यू है, तो वो ऑफकोर्स वैलिड नहीं होगा। बट अदर ऑप्शन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है P इंटू क्यू माइनस आर। तो बिल्कुल पॉसिबल है कि P और Q दोनों की डायमेंशन मल्टीप्लाई करने में सॉल्व होंगी, और वो हो सकता है R के जैसे हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, बट डायरेक्टली हम P और Q को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 2 एक सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था, जिसपे हमने सिंपल सा डिस्कस किया कि कौन सी क्वांटिटीज पॉसिबल है या नहीं है। नंबर थर्ड बात करते हैं। नंबर थर्ड डायमेंशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पीड का एक फॉर्मूला दिया हुआ है हमें। सो v इज इक्वल टू, हमें एक फॉर्मूला दिया है जिसमें है हमारे पास y p बाय d। अब बस हमें क्या चाहिए था, y का डायमेंशन चाहिए था। तो बताया रूट लगा हुआ है, तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड का। तो ये बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू y। बताया ना कि अगर एक फॉर्मूला दिया है तो स्क्वायर डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर इक्वेशन दी है तो कॉमन सेंस लगाना स्टार्ट करते हैं, ये वाला प्लस माइनस और इक्वल टू वाला कॉमन सेंस। चले, तो ये वैल्यू हो गई डी, और हमें y इज इक्वल टू चाहिए, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। सो ये आ गया वी स्क्वायर इंटू डी बाय पी। अब देख लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, वी डी पी इन सब का मीनिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम डायमेंशन बता सकते हैं। y इज इक्वल टू वी मतलब है स्पीड, स्पीड मतलब मीटर पर सेकेंड, मतलब है एल टी माइनस 1, और उसका स्क्वायर करना है। इनटू डी मतलब क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी यार अब देखो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ऐसे L बार बार cube. पूरा नहीं कर सकते। तो डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम। मास मतलब m अपॉन वॉल्यूम। तो अपॉन मतलब ऊपर जाएगा तो L टू दी पावर माइनस 3 आएगा। वॉल्यूम मतलब लेंथ का क्यूब होता है। तो ये हो गया d अपॉन p। क्या है यहाँ पर, p है देखो प्रेशर, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन वॉल्यूम। तो फोर्स पहले लिख लो यार, फोर्स मैंने बताया याद रखो ml t माइनस 2। ये हो गया फोर्स अपॉन प्रेशर एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, इनटू एल भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा फोर्स, ये एम एल टी जो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस 2, ये है फोर्स, और एल माइनस 2 हो गया अपॉन एरिया करके। तो ये पूरी हमारी वाई की जो है डायमेंशन आ गई है। अभी जस्ट इसे सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। देखें एम से एम कैंसिल आउट हो गया, मतलब एम 0 हो गया। एल देखें L2 और L माइनस 3 कैंसिल आउट हुआ, एक माइनस बचेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो L2 और L माइनस 3 कैंसिल हुआ, एक माइनस बचा, और वो वाले माइनस ने इस वाले L को कैंसिल आउट कर दिया। तो ये कैंसिल मतलब नीचे सिर्फ एक L बचा, जो कि ऊपर जाके क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, मतलब L पावर माइनस 1 टाइप बनेगा। सॉरी माइनस 2 L या स्क्वायर है। स्क्वायर है, स्क्वायर का यहाँ पे स्क्वायर है तो वो यूज कर लेते हैं स्क्वायर पहले। तो यहाँ पे L स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे T पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर सारे L कैंसिल आउट हो गए यहाँ पर। तो सारे L कैंसिल आउट मतलब L भी 0 बना, और T टू दी पावर माइनस 2 भी फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो तीनों ही क्वांटिटीज क्या बन गई, 0 हो गई। तो इसका मतलब फाइनली आया M0 L0 T0।
मतलब y इज अ सॉर्ट ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। किसी ने पहले इस फॉर्मूले के बारे में, किसी को कुछ पता है, किसी ने पहले सुना है? किसी को इस फॉर्मूले के बारे में पता है कि ये फॉर्मूला किसने दिया, क्या चीज है ये फॉर्मूला? नो सर। किसी ने नहीं सुना? ओके, तो ये No, फॉर्मूला sir. बेटा बहुत ही ज्यादा फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा फेमस है। और मैं बता दूं क्यों, बिकॉज न्यूटन ने इस फॉर्मूले को गलत दिया था। फर्स्ट टाइम इस फॉर्मूले को न्यूटन ने दिया था। तो मैं थोड़ा सा आपके नॉलेज फाइल के लिए बता रहा हूँ कि एज पर न्यूटन, जो न्यूटन ने स्पीड का, जो ये एक्चुअली स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला है, तो जो न्यूटन ने दिया था फार्मूला, वो फार्मूला दिया था v इज इक्वल टू रूट p बाई डी। क्लियर? और जो कि रॉन्ग था। तो ये गलत बात थी, ये न्यूटन ने गलत फार्मूला दे दिया था, इसलिए ये बहुत ही फेमस बन जाता है। तो फिर एक साइंटिस्ट था लैपलास, उसने करेक्शन किया। सो लैपलास ने करेक्शन किया और बताया कि यहाँ पे एक यूनिट क्वांटिटी है गैमा, ये एक्चुअली वाई नहीं है, इसको पढ़ते हैं गैमा, गैमा इंटू पी बाई डी। ओके, तो गैमा पी बाई डी। आयुष कुछ आंसर करना चाहते हो क्या? ओके, तो गैमा पी बाई डी, ये फॉर्मूला लैपलास ने करेक्ट किया था, तो इसलिए इसका थोड़ा सा फेमस रोल आ जाता है यहाँ पर कि न्यूटन को इसने फर्स्ट टाइम मतलब रॉन्ग बताया था, क्या न्यूटन ने गलत वो किया था। तब भी न्यूटन ने एक्सेप्ट नहीं किया था, फिर इसने गैमा की वैल्यू जो कैलकुलेट करके बताई थी और दोनों ने कैलकुलेट की थी, तो न्यूटन ने स्पीड, जो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की थी, वी साउंड, वो कैलकुलेट की थी 290 के आसपास, 289 के आसपास मीटर पर सेकेंड, जो कि गलत थी और लैपलास ने एग्जैक्ट करेक्ट किया था। सो वी साउंड जो उसने कैलकुलेट की थी वो 332 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट की थी, जो कि करेक्ट है। तो जब उन्होंने दोनों ने वैल्यू कैलकुलेट करके बता दी तो पता चला कि हाँ न्यूटन के फॉर्मूले में कुछ मिसिंग है। ठीक है, इसका डीप डिस्कशन हम करेंगे जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, स्पीड ऑफ साउंड हमारा पूरा चैप्टर है, तो हम वहाँ पर इसको और डिटेल में देखेंगे कि दोनों में क्या लड़ाइयाँ हुई, फिर दोनों में क्या क्या पेपर पब्लिश हुआ, वो सारी बातें। चलो अभी के लिए वापस आते हैं हम पेपर में अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वॉल्यूम हमें बताना है। सो वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है कि मास ओवर डेंसिटी करना है हमें। सो मास ओवर डेंसिटी। अब बहुत सारे लोग डिवाइड को लेके में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हैं, बट मैंने बताया कि यार सारी वैल्यूज अगर सेम दिख रही हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। मास कितना है? 210। क्या कुछ केजी वगैरह में कन्वर्ट करने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे जो वॉल्यूम पूछा हुआ है, तो इसने देखिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी दी है, तो इसलिए खास बात यह है कि ग्राम पर सेंटीमीटर में तो आपको ये ग्राम बदलने की जरूरत नहीं है, 210 को जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम सीजीएस में चल रहा है। अब है 7.981। अब थॉट देखें कि यार अब इसे सच में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सारे आंसर्स देख रहे हैं, आपको आंसर देख के पता चल रहा है कि आंसर आने वाला 26.312 सेंटीमीटर क्यूब। हमें सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करके आंसर हमें करेक्ट करना है। तो अगर हम थोड़ा सा करेक्ट करें तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2, क्योंकि ओपन जीरोस नहीं काउंट करते हैं क्योंकि ये डेसिमल वाला नहीं है। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। तो बहुत ही सिंपल हुआ कि अगर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 हैं, तो इन दोनों का हम नेट जो है मिनिमम रखेंगे। मिनिमम कितना है? 2। तो हमारे आंसर में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, मतलब आंसर आएगा 26। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि आंसर 26 ही मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ये 3 की जगह पर होता 26.812, तो जब ये 8 रिमूव होता, प्रीवियस नंबर पे बाई अप्रोक्सीमेशन एक ऐड करके जाता और आंसर 27 हो जाता। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि कब आंसर 27 होगा, कब 26। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? राउंड ऑफ रूल यूज करते हैं। तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा हमें, और राउंड ऑफ रूल क्या है? लेस देन 5 है तो नो इफेक्ट। क्लियर? तो एज दिस नंबर इज लेस देन 5, सो लेस देन 5, तो अच्छी बात है कि अगर 5 से लेस है तो फिर हमें ये रिमूव डायरेक्टली कर सकते हैं। मैंने लेक्चर्स में कवर किया है कि अगर 5 होगा तो क्या होगा, 5 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बाकी सारी चीज़ें, बट अभी वो हम नहीं डिस्कस कर रहे। जस्ट आंसर हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, सो आंसर विल बी 26। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है और इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने बताया था कि ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और हमने इसे काफी अच्छे से डिस्कस किया था। इस पे बेस्ड हमने 2-3 एग्जांपल दिए थे कि कैसे लीस्ट काउंट प्रिसीजन में बदल जाता है। तो पहले बात करते हैं, क्वेश्चन में गिवन है कि 20 ऑसिलेशन का टाइम है 25 सेकेंड। सो 20 ऑसिलेशन जो है तो उनका टाइम जो है वो है 25 सेकेंड। तो अगर हम 1 ऑसिलेशन के लिए बात करें, सो 1 ऑसिलेशन में मतलब ऑफ कोर्स कितना टाइम लगेगा, 25 डिवाइडेड बाई 20, ये हो गया टाइम। तो ये हो गया हमारा क्या, टाइम पीरियड, कितना सेकेंड उन्हें टाइम लगेगा। अब वापस आते हैं क्वेश्चन में कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम कितना हुआ। तो परसेंटेज एरर अब हमें निकालनी होगी। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? परसेंटेज एरर वो होता है चेंज इन टाइम अपॉन टोटल टाइम पीरियड इनटू 100। अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि इसे डायरेक्टली रख देते हैं लीस्ट काउंट, बट याद रखना है, मैंने बताया कि अगर एक्सपेरिमेंट मल्टीप्लाई पर टाइम हुआ है तो इट इज नॉट लीस्ट काउंट, इट इज नॉट लीस्ट काउंट। याद रखना है, इट इज नॉट लीस्ट काउंट, इट इज प्रिसीजन। यहाँ पे हमें क्या रखना है, प्रिसीजन रखना होता है। अब प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन जितनी बार एक्सपेरिमेंट करते हैं उतना वो डिवाइड बाई हो जाता है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि उसका लीस्ट काउंट था 0.2 सेकेंड, तो रियल में ये क्या हो जाएगा, 0.2 बाई 20। यहाँ पे रखेंगे प्रिसीजन। उसके बाद टाइम पीरियड कितना है, वो आया 25 बाई 20, ठीक है, इंटू 100। तो अभी हम इसे सॉल्व करें तो 20 कैंसिल होगा, आउट हो जाएगा, 4 इंटू 2 8। तो इसका मतलब क्या आ गया, 0.8%। तो ये एक सिंपल सा पैटर्न था, बट हमने इसे कई बार डिस्कस किया हुआ है कि थोड़ा सा ध्यान देना, अगर एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम हुआ है तो टाइम पीरियड वगैरह या कुछ भी चीज़ है उसमें ध्यान देना है कि ऊपर यूजुअली हम इसे लीस्ट काउंट रखते हैं, बट अभी के लिए याद रखना है कि लीस्ट काउंट नहीं, अगर एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम हुआ है तो क्या रखना है, उसमें प्रिसीजन रखना होता है। तो इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा ट्रिक पार्ट था, अदरवाइज अगर हम ये 20 नहीं रखते तो फिर आंसर काफ़ी ज़्यादा आता, बट लकली कोई भी ऑप्शन इतना ज़्यादा नहीं है तो आप बच सकते थे, आपको थॉट दे देना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन तो किसी से एग्जाम में गलत होना ही नहीं चाहिए था कि क्योंकि कोई भी आंसर बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 20 का मल्टीप्लाई करके कोई भी आंसर नहीं है, तो इसका मतलब ध्यान देना था कि इस 20 का डिवाइड करना ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 6। ओके, तो यहाँ पे हमें वेट दिया हुआ है, अ बॉडी वेज दिस, हैज अ वॉल्यूम दिस, द पॉसिबल एरर इन दिस आर, देन द डेंसिटी, मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी। तो तुरंत फॉर्मूला लिखना पड़ेगा यार। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ओवर वॉल्यूम। ये फॉर्मूला बहुत बार यूज हो चुका है, सो मास ओवर वॉल्यूम। अब हमें एरर, देखो आंसर में परसेंटेज एरर चाहिए। मैंने बताया था कि अगर फॉर्मूला डिवाइड में है, याद है, एक्स इज इक्वल टू कुछ ए बाई बी है, तो ए की एरर प्लस बी की एरर कौन सी, परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू होगा परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो ये हो जाती है हमारी मैक्सिमम पॉसिबल एरर। अब परसेंटेज एरर इन डेंसिटी क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन मास। वो कैसे निकालते हैं, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100, मतलब मास में कितना लीस्ट काउंट था अपॉन टोटल मास, प्लस सेम चीज इज डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। तो ये यहाँ पे हमारा सिंपल सा पार्ट था। अब बात कर लेते हैं कि दोनों की वैल्यूज क्या क्या है और एरर कितनी है। तो एज पर द क्वेश्चन, वॉल्यूम में, मास में कितने की एरर है, 0.01, सो 0.01 डिवाइडेड बाई मास कितना है, मास है 22.42। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिट्स की गलती करेंगे, तो थोड़ा देखना कि जो क्वेश्चन में एरर दी है वो ग्राम में ही दी है और आंसर भी ग्राम में है, तो इसलिए हमने कुछ भी यूनिट चेंज नहीं किया, अदरवाइज दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए था। फिर बात करें, वॉल्यूम कितना है, 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, सो 0.1 सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, प्रोनाउंसिएट क्यूबिक सेंटीमीटर करते हैं, बट उसका मतलब है सेंटीमीटर क्यूब। सो 4.7 इंटू 100। अब बस इसे लॉजिकली सॉल्व कर दें, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/22.42 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10/4.7। अब देखो एग्जाम में क्या करना होता है, रियल में पूरा डिवाइड करना नहीं होता है, ऑप्शन वाइज देख सकते हो कि यार देखो 10 में अगर आप 4.7 का डिवाइड करो, सोचो अगर ये नंबर 5 होता तो 2 टाइम्स जाता। अब देखें यार, सब लोग को मैं बताना चाहता हूँ, इंटरप्रिटेशन देखो कैसे करते हैं। अगर ये नंबर 5 होता, इफ 5, तो आंसर क्या आता,
2 आता क्योंकि 2 टाइम्स जाता, बट बिकॉज ये लेस देन 5 है, डिनोमिनेटर इज लेस देन 5। क्लियर? तो अगर ये 5 से कम है तो मतलब ये नंबर 2 से बड़ा आना चाहिए ना, क्योंकि न्यूमरेटर लेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे सेटअप का अगर मैं सॉल्व करूं इन दोनों को तो इसका आंसर आना चाहिए स्लाइटली हायर देन 2। सो इसका आना चाहिए तो इसका आंसर स्लाइटली क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 5, तो सॉरी 2। सो लेट्स से 2 पॉइंट समथिंग आ गया, हमें नहीं पता। अच्छा, ये तो देखो 1 में बहुत बड़ा नंबर डिवाइड दे रहे हैं, तो ये तो बहुत 0 पॉइंट में समथिंग आएगा, तो इसका मतलब आंसर 2 प्लस बहुत ही कम नंबर होगा। इस टाइप में हम देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में देखें कि इस केस में कोई आंसर मिल रहा है क्या आपको 2 से जस्ट ज्यादा, तो आप देखो कोई आंसर 2 से जस्ट ज्यादा नहीं है, सब नियरली 2 पे है। क्लियर? तो इसका मतलब आंसर फिर अप्रोक्सीमेट हमें करना पड़ेगा क्या, 2%। तो ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है कि एग्जैक्ट सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख सकते हैं। तो बिकॉज 2 से ज्यादा कोई आंसर नहीं है, अगर याद रखना अगर आंसर 2 दिया है और एक आंसर दिया होता 2.04 तो आप यही मार्क करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आंसर 2 से थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 2.5 लिखा होता तो वो मार्क कर देते, ठीक है, वो नहीं, जस्ट 2%। तो ठीक है, ये क्वेश्चन ओके है। यार किसी को कुछ डाउट रहता है तो बीच में पूछते भी जाना है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सॉल्विंग बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप लोग बीच में क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये पार्ट समझ में नहीं आया, या इस पार्ट को सर और अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने मे भी बहुत ही कोई और डिफरेंट टेक्निक यूज की हो या कुछ और शॉर्टकट यूज किया हो, तो भी आप शेयर कर सकते हैं कि कैसे आपने क्विक आंसर किया। तो इससे हमें भी पता चलता रहेगा वेदर वो जो पैटर्न है वो यूनिवर्सल है या बस एक बार काम आ गया। तो अगर आप शेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये यूनिवर्सल है या नहीं है, या आपने ऐसे ही कर दिया और एक बार आंसर आ गया, नेक्स्ट टाइम आपको फिर धोखा हो जाए। तो वैसा कुछ नहीं करना। अगर आपने कुछ एक डिफरेंट थॉट दिया है तो इट्स बेटर कि वो थॉट आप शेयर करें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमें ईटा का डायमेंशन बतानी है, जिसमें हमें लिखा है p ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4vl। अच्छा, अब बात आती है डायमेंशन फाइंड करने की। तो मैंने बार बार बताया है, जब कोई चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं लाइक ये और ये, तो उनकी डायमेंशन सेम होगी और 2 बार रखने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मीटर प्लस मीटर ऐड होके मीटर स्क्वायर नहीं बन जाएगा। क्या बनेगा? ना ही 2 मीटर बन जाएगा, द यूनिट वाइज वो मीटर ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम r मतलब डिस्टेंस है, रेडियस है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी सॉल्व करेंगे तो वो r ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि P क्या है, प्रेशर। प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है, ml t माइनस 2 अपॉन एरिया मतलब l स्क्वायर इंटू ये r स्क्वायर, r मतलब रेडियस मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर अपॉन 4। नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, v मतलब स्पीड, सो स्पीड मतलब एल टी माइनस 1 मीटर पर सेकेंड इंटू एल क्या है खुद लेंथ, तो एक एल आ गया ये। तो ये हमारी ईटा की पूरी डायमेंशन आ गई। अगर देखें तो m किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा, m आ जाएगा सेम एज इट इज। l देखें तो एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर l एक्स्ट्रा बच जाएगा एक, और एक l कैंसिल, तो यहाँ से एक l कैंसिल आउट, बट एक l ऊपर जाएगा जो कि नेगेटिव में चला जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा m l माइनस 1। अब t देखे, t एक कैंसिल आउट होगा और एक बच जाएगा, मतलब t माइनस 1। तो इस तरीके से डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला कितना कॉम्प्लिकेट है ये नहीं देखना है, डायमेंशन पे फोकस करना है कि अगर कहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट आ जाए तो आपको किस तरीके से उसकी डायमेंशन लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर सर 7, वो आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का एल स्क्वायर कैसे आया? हाँ ओके, तो हम यही यहाँ पर बता रहे थे कि अगर दो सेम चीजें होंगी, सुने सब लोग, अगर सेम चीजें हैं, सपोज मैंने मीटर को ऐड किया, 2 मीटर को ऐड किया 6 मीटर के साथ, तो आंसर में नंबर तो ऐड होगा 8, बट मीटर और मीटर ऐड होके मीटर स्क्वायर नहीं बन जाएंगे, दे विल रिमेन एज इट इज मीटर। तो इसका मतलब जब भी डायमेंशन ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी, जैसे अगर हम रेडियस की बात करें, मतलब एक डिस्टेंस है मतलब एल स्क्वायर, और एक्स भी एक डिस्टेंस है मतलब एल स्क्वायर, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एल टू दी पावर 4 नहीं होगा, डायमेंशनली वो एल स्क्वायर ही रहेगा, बिकॉज आर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर।
Is it clear now? Okay, let's see क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 का हमने शीट में 2 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस किए हैं और मैंने बताया भी था कि एनर्जी वाला फॉर्मूला भी डिस्कस कर सकते हैं। हमें क्या करना होता है, डायमेंशन लिखना है, फिर हम देखते हैं कन्वर्जन फैक्टर क्या है। क्लियर? तो हम इस तरीके से काम करते हैं कि कन्वर्जन फैक्टर क्या है, पहले क्या लिखेंगे, डायमेंशन। तो फोर्स की क्या लिख लेते हैं हम, डायमेंशन। तो फोर्स को ही हमें चेंज करना है, फोर्स की डायमेंशन होगी एम एल टी माइनस 2, ये हमारे पास है। अब हमें कन्वर्ट कहाँ से कहाँ करना है वो हम लिख लेते हैं। तो देखें किससे किसमें कन्वर्ट करना है। इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर दीज, तो द यूनिट ऑफ फोर्स इन दैट सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू। तो अब हमें उस सिस्टम पे हमें उसका यूनिट निकालना है जो हमें ये गिवन है। तो इसमें कई बार लोगों से डाउट हो जाता है कि यार क्या पॉइंट है, तो हमें इस तरीके से लिखना होता है कि उस सिस्टम में इसकी वर्थ कितनी है। क्लियर? तो सिस्टम में देखना, जो नया सिस्टम है उसमें आंसर देखना। नए सिस्टम में m मतलब क्या लिख देंगे हम, 10 सेंटीमीटर। तो m मतलब है 10 सेंटीमीटर इनटू l मतलब क्या है, सॉरी माय मिस्टेक, m मतलब 10 ग्राम है, इनटू l कितना है, 10 सेंटीमीटर है, इनटू टाइम कितना है, 0.1, बट टाइम टू द पावर -2 भी है यहाँ पर। तो हम दोनों चीजों का साथ देंगे कि टाइम टू द पावर -2 है। तो इन दोनों फैक्टर के अकॉर्डिंग हमें वहां पे लिखना होता है। तो अभी ये समझ में आया कि ये चीजें हो गई। अब देखना ये है कि ये यूनिट सिस्टम है कैसा। अब देखें ये यूनिट सिस्टम है कि आपको मास में ग्राम यूज किया हुआ है, मास में आपको ग्राम यूज किया हुआ है, इसमें सेंटीमीटर यूज किया हुआ है, और यहाँ पे तो सेकंड ही यूज किया है। इसका मतलब ये किस सिस्टम में आ गया, सीजीएस सिस्टम में आ गया हुआ है। क्लियर है? तो देखें कन्वर्ट कर लेते हैं सीजीएस सिस्टम को। 10 इंटू 10 क्या हो गया, 100 इंटू 0.1 मतलब 10 टू दी पावर क्या था, -1। और जब आप -1 पे भी -2 करेंगे तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगी पावर। तो 10 टू दी पावर 2 कितना आ जाएगा, 10 टू दी पावर टोटल ओवरऑल 4, मतलब 10,000 हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया 10 टू दी पावर 4 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चीज हमारी कन्वर्ट हो गई सिस्टम। तो मतलब एक हमारा सिस्टम है जिसमें हमें सीजीएस में आंसर पता है, लेकिन क्वेश्चन तो पूछा हुआ है हमसे किसमें, न्यूटन में बताओ। तो अब कन्वर्जन यार याद होना चाहिए आप लोग को। ये वाला कन्वर्जन काफी बार यूज हो गया है क्या, कि 1 सीजीएस यूनिट जो होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइन भी बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, डाइन। और हमें रिलेशन पता है दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द 10,000 डाइन, या तो 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। मतलब अगर डाइन को रिमूव करना है तो आप लिख सकते हो 10 टू द पावर -5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 डाइन। और डाइन मतलब है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, सॉरी ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर पर सेकंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू रख दो कि 1 ग्राम की वैल्यू न्यूटन में कितनी है, तो कितनी है, 10 टू द पावर -5। तो फिर से सॉल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर 4 इंटू ये आ जाएगा 10 टू द पावर -5 न्यूटन। तो हमने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या डाइन को लिख दिया न्यूटन में। तो हमारा आंसर क्या आ गया उस सिस्टम में, 0.1 न्यूटन। इस तरीके से हम ये वैल्यू 0.1 न्यूटन पा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कुछ सिली मिस्टेक्स कर देते हैं इसमें, कुछ अपोजिट टाइप ही फाइंड करने का ट्राई करते हैं और आंसर सी ले आते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, मे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर सी लेके आए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या कोई स्टूडेंट आंसर करना चाहेगा जिनका आंसर सी आया हो, इस क्वेश्चन में सी आंसर आया हो 10, ये सबका ही ये आ गया था। कोई शेयर करना चाहता है जिसका आंसर सी आया हो? ओके ठीक है। वैसे यूजुअली तो आ जाता है यार सी आंसर बहुत सारे लोग को, पता नहीं आप लोग सारे बहुत स्मार्ट हो गए लगता है। अच्छी बात है यार, बहुत ही अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन के बहुत सारे फॉर्मेट हमने डिस्कस किए थे और बहुत सारी चीजें भी हमने डिस्कस की थी। इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है दैट p प्लस a बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू b इंटू थीटा बाई v। ये सारी चीजें लिखी हैं और ये v स्पीड नहीं है, वॉल्यूम है। ठीक,
अब हमें पता है मैथमेटिकली क्या कि कौन कौन सी चीजें ऐड हो रही हैं। देखो P ऐड हो रहा है किसके साथ, वो चीजें हमें टारगेट करनी है। तो P ऐड हो रहा है पूरा a/v² के साथ। तो इन दोनों की जो डायमेंशन होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, बिकॉज ये दोनों ऐड हो रहे हैं। और ऐड होने के बाद जो टर्म आया वो ये, इसके भी इक्वल होंगी। तो ये तीनों डायमेंशनली क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो डायमेंशन हम इक्वेट कर सकते हैं। बट क्वेश्चन में पूछा देन द डायमेंशन ऑफ ए। अच्छा क्वेश्चन तो तब होता जब क्वेश्चन में डायमेंशन ऑफ बी पूछता, बट बेटर बात ये है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को नॉर्मल रखने के लिए डायमेंशन ऑफ ए पूछा हुआ है। तो बात कर लेंगे क्या हो जाएगा। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a/v² हो जाएगा। सो मतलब ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ ए अगर बात करें वो हो जाएगी p इंटू v²। और सॉल्व कर देते हैं। p है पावर, मतलब सॉरी p मतलब प्रेशर है यहाँ पे। तो प्रेशर क्या है, फोर्स, दैट इज mlt-2 फोर्स अपॉन एरिया, एरिया मतलब l² इनटू वॉल्यूम मतलब होता है l³ और उसका भी हमें क्या करना है, अभी स्क्वायर करना है। स्क्वायर। ओके, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक l यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक l बचेगा तो इस वाले पावर के साथ कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पर 3⁻² मतलब 6 है, एक l कैंसिल होगा तो बचेगा 5। तो मतलब क्या बचेगा, ml⁵ t⁻², ये डायमेंशन बचेगी। बट चले हम डायमेंशन ऑफ बी की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग को बी की भी डायमेंशन आए और वो बहुत ही अच्छी बात है। तो डायमेंशन ऑफ बी अगर हमें करना है तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा b इंटू θ/v इज इक्वल टू क्या होगा, इधर आप a/v² भी कर सकते हो बिकॉज ऐड हो रहा है, बट a/v² क्यों करेंगे, जब a भी फाइंड करो v भी फाइंड करो। इससे बेटर है कि किसके इक्वल कर दो, प्रेशर के इक्वल, बिकॉज प्रेशर और a/v² बोथ हैज द सेम डायमेंशन। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ बी क्या आ जाएगी, pv/θ। ठीक है, और pv की अभी हमने जस्ट बात की थी, फोर्स दैट इज mlt-2 अपॉन एरिया दैट इज l² इंटू वॉल्यूम दैट इज l³ अपॉन थीटा। अब थीटा क्या है, टेम्परेचर है। तो मैंने बताया टेम्परेचर को आप केल्विन में मेजर कर सकते हो या खुद थीटा में ही मेजर कर सकते हो। तो इसे हम केस में लिख देते हैं केल्विन में। तो इसका मतलब बी की जो डायमेंशन आएगी वो आ जाएगी, एल कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखें l² कैंसिल आउट होगा, एक l रिमेनिंग बचेगा तो आएगा ml² t-2 k-1 के यहाँ पे टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, केल्विन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसमें डायमेंशन फाइंड कर सकते थे। तो बी की डायमेंशन भी इजी हो गई। फिर कई बार आपसे a/b का डिवाइड भी पूछ सकता था, तो हम a और b दोनों को रख के डिवाइड भी करा सकते थे। तो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का सिनेरियो हमसे पूछा हुआ है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट हो a/b की डायमेंशन से तो पूछ सकता है, जिसमें किसी को भी कुछ डाउट आता है वो पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान देते रहना इस चीज का। चले क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम पढ़ें तो मास और लेंथ की एरर हमें दी है और डेंसिटी का पूछा है। ओके, तो डेंसिटी तो यार तब से देख ही रहे हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ओवर वॉल्यूम। सो मास ओवर वॉल्यूम, डन। अच्छा, मास और वॉल्यूम की बात करें तो डेंसिटी का परसेंटेज एरर हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी हो जाएगा परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि परसेंटेज एरर इन मास कितनी दी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4%, और उसमें वॉल्यूम की 3% ऐड करके आंसर कर देते हैं 7, जो कि गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि हमसे एक गलती ये हो जाती है कि क्वेश्चन में दिया है द एरर इन द लेंथ इज 3%, जबकि हमें पता है कि वॉल्यूम यहाँ पे है, और हमें पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है l³ जितना। तो इसका मतलब वॉल्यूम की जो एरर होगी l³ जितनी होगी, l³ मतलब 3 टाइम्स ऑफ लेंथ। तो इसका मतलब अगर हम इसे और करेक्ट करें तो रियल करेक्शन होना चाहिए था परसेंटेज एरर ऑफ m प्लस वॉल्यूम बिलोंग्स टू l³ l³ मतलब 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ लेंथ, ये लिखना चाहिए था हमें। तो हमारा मास है 4%, 3 इंटू लेंथ कितनी है 3%, सो 3 3 9 9 4 13 13%। 13%। अच्छा,
तो मैं अभी जानना चाहता हूँ यार, ऐसा नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट ने किया होगा, कितने स्टूडेंट्स ने 7% किया था आंसर? कोई स्टूडेंट क्या बोलना चाहेगा कि ओके उससे गलती हुई, उसने क्या सिली मिस्टेक की? 7% किसी का आंसर आया था क्या? यस सर। ओके, तो सिली मिस्टेक थी या बस ऐसे ब्लाइंडली बोल दिया था कि अरे 7% अच्छा लग रहा है ये ऑप्शन? ऐसा कुछ था या जस्ट सॉल्व किया था और 4+3 ऐड किया था? 4+3 किया था। 4+3 किया था, ओके। तो वो थोड़ा सा इसीलिए एग्जाम पेपर डिस्कस हम इसीलिए करते हैं क्योंकि ये टेस्ट है, जबकि हमारा टारगेट एक बहुत अच्छे टेस्ट और जो है नेशनल लेवल के एग्जाम्स को टारगेट करना होता है। तो हम स्टार्टिंग से ऐसी कोई भी हैबिट नहीं डालते हैं जो बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाए। तो इनिशियल चैप्टर्स में हम ये सारी चीज़ें फोकस में रखते हैं। और फिजिक्स में बहुत बार ऐसा आएगा कि गिवन लेंथ होगा बट पूछा वॉल्यूम होगा, तो तुरंत नहीं लिख देना है जो गिवन है, थोड़ा सा सोचना है कि जो गिवन क्राइटेरिया है वो क्या है और हम क्या सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो ये सिली मिस्टेक्स जिनसे हुई है ठीक है, बट ट्राई करना है कि यार ऐसी मिस्टेक्स नहीं रखनी है। 11 नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात। अब मैं बार बार ये बोल चुका हूँ कि इन सिग्निफिकेंट फिगर्स वी डू नॉट कंसिडर दी पावर्स ऑफ 10। 10 की जो पावर्स हैं वो बिल्कुल हम नहीं ध्यान देते हैं, हम सिर्फ नंबर के बारे में फोकस करते हैं। तो अगर एग्जाम में लिखा हुआ था 0.03010 इंटू 10⁶, तो अब मल्टीप्लाई नहीं करा देना है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप इसे देखो और आप मल्टीप्लाई करा दो तो ये आंसर बन जाएगा 0030100, ये बन जाएगा 336, ये बन जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हो सर ये तो लिखा है 31000। क्लियर? तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे वो होंगे 3, क्योंकि बाद के जो जीरोज हैं वो काउंट नहीं होते। बट याद रखना है कि ये पूरा मेथड क्या है, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमें 10 टू दी पावर का मल्टीप्लाई कभी कराना ही नहीं होता है, तो हमें डायरेक्टली फोकस करना है इस नंबर में। और हमें पता है कि अगर डेसिमल लगा हुआ है तो बाद के सारे जीरोस काउंट होते हैं। तो अगर मैं इस नंबर में बात करूं तो बाद के पूरे जीरोस काउंट होंगे, मतलब ये यहाँ तक सेटअप बनेगा। तो रियल में जो रियल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे वो टोटल हो जाएंगे हमारे 5। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है कि पावर से कुछ मतलब नहीं है और डेसिमल नंबर में बाद वाले जीरोस काउंट करते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना था और इस पे बेस्ड हमने काफी बार डिस्कशन किया हुआ है। सर या पूछे सर वो 10th क्वेश्चन में आपने L क्यूब को 3 into L क्यों लिखा? क्वेश्चन नंबर 10 में ओके ये हमने डिस्कस किया है ना कि कभी भी पावर अगर क्यूब मतलब कुछ भी पावर है, जैसे हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था ना ऐसा कि सपोज x इज इक्वल टू लिखा है एक रैंडम फॉर्मूला ab² तो इसका मतलब ये है कि जब भी पावर्स होती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि पावर्स को हम पावर में नहीं रखते, मल्टीप्लाई में रखते हैं। मतलब परसेंट ऑफ x क्या हो जाएगा? परसेंट ऑफ a प्लस परसेंट ऑफ b का स्क्वायर नहीं करेंगे, जबकि क्या करेंगे? परसेंट ऑफ b का 2 टाइम्स। तो ये पैटर्न होता है और मैंने रीजन भी बताया था। रीजन क्या है कि हम सारी पावर सारी चीजें ऐड करते हैं। तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ a इंटू बी अपॉन c इंटू सी। तो इसका मतलब जब आप एग्जाम में करोगे तो क्या करोगे? a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी, ये एरर्स करेंगे ना। तो इसका मतलब अगर पावर 2 टाइम्स है और 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो हम डायरेक्टली 2 टाइम्स कर देंगे ना, क्यों b प्लस बी बार बार करेंगे? तो ये था लॉजिक बिहाइंड दिस सिनेरियो। ओके ओके सर। तो वॉल्यूम था L क्यूब, इसलिए हमने क्या किया 3 का मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि पावर हम नहीं करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग एरर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम बात करें तो एक नया पैटर्न आया हुआ है सोलर कांस्टेंट। ओके सोलर कांस्टेंट यहाँ पे हमें पूछा हुआ है। क्या कोई बता सकता है कि ये नाम आपने पहले भी कहीं सुना है क्या? कोई स्टूडेंट? सर वर्कशीट में भी क्वेश्चन था ये। ओके यस सर। वर्कशीट में एक क्वेश्चन था और कहाँ पर देखा है ये कोई ऐसा सेम था? एनसीईआरटी की बुक में।
ओके पिछले एनसीईआरटी साल की के। बुक में, ठीक है ठीक है। टेस्ट 1 में, प्रीवियस टेस्ट में मैंने इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी डाला था लास्ट टेस्ट में, जहाँ पे किसी चीज की डायमेंशन बतानी थी, आई गेस एफ या कुछ, जहाँ पे कुछ सी क्यूब था, सी मतलब सी टू द पावर कुछ एक्स, समथिंग टू द पावर ई टू द पावर वाई और समथिंग टू द पावर जेड। तो उसमें जो एनर्जी थी वो इसी टाइप की एनर्जी थी, सोलर कांस्टेंट टाइप की एनर्जी। ठीक है, आपको क्वेश्चन याद होगा, बट एग्जैक्टली वर्ड आई गेस सोलर कांस्टेंट नहीं था, तो फिर नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन पढ़ना है कि ये है एनर्जी, हमें जो क्वेश्चन में दिया होता है वो है एनर्जी, ठीक है, पर यूनिट एरिया, मतलब डिवाइड बाय एरिया करना पड़ेगा। जो भी चीज पर यूनिट में रहती है फिजिक्स में उसका हम डिवाइड ही करते हैं, अपॉन पर सेकेंड, मतलब टाइम भी डिवाइड पे ही करना है। तो एकदम क्लियर हो गई इसकी डायमेंशन, क्या हो गई कि एनर्जी की होगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब एनर्जी की यार याद रखना है कि फोर्स इंटू डिस्टेंस होती है। एरिया की हो गई एल स्क्वायर इंटू टी, और एल स्क्वायर कैंसिल और ये टी ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब एम एल जीरो आएगा टी टू द पावर माइनस थ्री। सो एम टी टू द पावर माइनस थ्री आंसर हो जाएगा। सिंपल है काफी। अच्छा, एक चीज और, कितने लोगों ने, मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, 1 बाई 1 करके आप लोग आंसर कर दें यार। कितने सारे स्टूडेंट्स ने, जो मैंने शीट दी थी वर्कशीट 1 चैप्टर 1 पे, उसके पूरे 200 क्वेश्चन कर लिए हैं? यस सर। ओके गुड गुड, यस सर। वेरी गुड, ओके यस सर। वेरी गुड, यस सर। ओके। तो ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स ने कर लिया है। उसके बाद मैंने एक 45 क्वेश्चन की और शीट डाली हुई थी ग्रुप में, उसे भी लास्ट क्लास में मैंने पूछा था, काफी सारे लोगों ने कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। याद है जब हम डिस्कस कर रहे थे, प्रसाद के साथ डिस्कशन हो रहा था हमारा जो एक सेशन, उसमें भी यस मैंने सर। एक चीज बताई थी, और हम बार बार ये फोकस करते हैं कि यार फिजिक्स में इनिशियल स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो एक हैबिट डेवलप करने वाले हैं। तो हमें ये स्टार्टिंग से सीखना है कि हमें अच्छी हैबिट्स लेके आना है। अगर आप में एक अच्छी हैबिट हुई, एक एक चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट अगर एक बार आ गई, तो आप जानोगे कि जब आप टेस्ट दोगे ना, आपको कोई क्वेश्चन लगेगा नहीं कि ये बहुत ही नया आ गया, आपको सारे क्वेश्चन फेमिलियर लगेंगे, और तब आप एग्जाम बहुत फास्ट कर पाओगे, जल्दी कर पाओगे। तो एग्जाम में जो टाइम मैनेजमेंट होता है ना, वो आपकी प्रैक्टिस पे बहुत डिपेंड करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा पूछते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट की कोई ट्रिक है, कुछ है, ऐसा सो कॉल्ड ट्रिक नहीं आती है। द बेस्ट ट्रिक इज कि कितना फास्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो वो तभी होगा, उसकी ट्रिक है कि आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व किए हो, जिससे आप क्वेश्चन देखते ही रिलेट कर पाए, अरे ये क्वेश्चन तो हमने देखा है, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब आपको रीचेक नहीं करना पड़ता, क्रॉस चेक नहीं करना पड़ता, आप एक बार में कर लेते हैं, बिकॉज ऑलरेडी उस टाइप का थोड़ा सा आपने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया होता है। तो इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना है। बेसिक मैथमेटिक्स में कोई प्रैक्टिस शीट नहीं होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स हम जो पढ़ेंगे वो आगे पूरी फिजिक्स में यूज होने वाला है। तो जितने क्वेश्चन मैं क्लासरूम में करा देता हूँ वही इनफ है। बाकी बचे टाइम में आप जो प्रीवियस है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते रहे, अदर सब्जेक्ट को भी टाइम देते रहे। उसके बाद जब हम नेक्स्ट चैप्टर पर स्टार्ट करेंगे तो फिर उसमें हम फिर से प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे। ओके, चले तो वापस से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा, क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मैथमेटिकली सॉल्व करना कॉम्प्लिकेट होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को लॉजिकली बहुत ज़्यादा बेटर होता है। तो हम दोनों पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं मैथमेटिकली, मतलब अगर हमें क्वेश्चन 13 एकदम बस मैथमेटिकली सॉल्व करना है, दिमाग नहीं लगाना। अब यही फर्क है एग्जाम में कि मैथमेटिकली सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्या कि वेलोसिटी टाइम फोर्स आर चूजन एज बेसिक क्वांटिटी, तो मास की डायमेंशन क्या होगी। तो हमें मैथमेटिकली ऐसे करना होता है कि मास डिपेंड कर रहा है अब किन पे, स्पीड पे, फोर्स टाइम का पे, फॉर्मूला लिखिए। या एंड फोर्स पे। चलेगा, लॉजिकल एस्पेक्ट हम बाद में बात करेंगे। कई बार एग्जाम में दोनों चीजें आपको माइंड में रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसी क्वांटिटी देता है कि आपका लॉजिक काम ही नहीं करता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स तो रखनी ही चाहिए। तो हमें दिया है कि मास डिपेंड करता है स्पीड, तो हमने माना स्पीड टू द पावर एक्स, टाइम टू द पावर वाई एंड फोर्स टू द पावर जेड। अब करना क्या है, दोनों तरफ की डायमेंशन लिख के सॉल्व करना है। तो मास की डायमेंशन में मास हो गया 1,
लेंथ तो रहेगी ही नहीं, मतलब m टू द पावर 1, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, ये होगी मास की डायमेंशन। स्पीड देखें तो ये होता है lt माइनस 1, तो पावर जब यूज करेंगे तो l टू द पावर x, t टू द पावर माइनस 1 होता है तो माइनस x आ जाएगा यहाँ पे। फिर t टू द पावर y मतलब t टू द पावर y, और z है मतलब फोर्स, फोर्स का क्या होता है, फोर्स होता है m, तो m टू द पावर z हो जाएगा। उसके बाद होता है l, तो l टू द पावर z हो जाएगा, इंटू t टू द पावर -2, तो मतलब -2z आ जाएगा। तो ये हो गया। अब प्रोपोर्शनलिटी को थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। m टू द पावर है z इंटू l टू द पावर है x प्लस z। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में अगर आप गेस नहीं कर पाते लॉजिकली, तो आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना आना चाहिए। और t टू दी पावर बात करें तो ये है -x प्लस y माइनस 2z, तो t काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बात करें कंपेयर करने के लिए, हमारे पास m1 l0 t0, ये हमारा कंपेयर है। तो अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो अगर कंपेयरिंग पे ध्यान दें तो क्लियर है m टू दी पावर 1 है, मतलब z इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, फिर दूसरा नंबर है l टू दी पावर 0 है, मतलब x प्लस z क्या है, 0 है, मतलब 0 x इज इक्वल टू क्या आएगा, z -1 x भी आ गया। तीसरा है -x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, रख देते हैं। -x मतलब -1 क्या बन जाएगा, +1 प्लस y माइनस 2z मतलब 2 इंटू 1 -2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो अभी पावर एकदम क्लियर है कि मास जो होगा, मास वो प्रोपोर्शनल होगा v टू दी पावर x मतलब v टू दी पावर -1, देन t टू दी पावर y मतलब 1, और f टू दी पावर z मतलब 1। तो ये हमारा पैटर्न हो जाएगा v -1 t1 f1। तो अगर हम देखें f1 a और b में मिल रहा है, t1 ऑप्शन ए में मिल रहा है v-1, तो ऑप्शन ए पूरा मैच कर रहा है। तो ये हमारा था मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव, जिसमें हमने डायमेंशनल एनालिसिस का यूज किया है, जिसमें हम रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, इक्वेशन सॉल्विंग। अब लॉजिकल पर्सपेक्टिव बात करते हैं। लॉजिकल एकदम क्लियर है क्या, कि इनमें से जो भी बड़ा फॉर्मूला है आप उसका फॉर्मूला लिखने का ट्राई करें। तो हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू होने वाला है क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, तो ये हो गया हमारा पार्ट। अब हमें फोर्स को, नो टेंशन, फोर्स हमें पता है क्योंकि यही पूछा है क्वेश्चन में। मास हमारा क्वेश्चन मार्क है, मास हमें फाइंड करना है, फोर्स हमें पता है, सिर्फ एक्सेलरेशन एक्स्ट्रा है। तो एक्सेलरेशन को उस फॉर्मूले में लेके आने का ट्राई करो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन होता है स्पीड अपॉन टाइम, सो चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, वो हम एक्सेलरेशन को यहाँ से लिख सकते हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि अगर हम मास की डायमेंशन देखना चाहें तो वो हो जाएगा फोर्स इनटू टाइम, नीचे डिवाइड में इनटू में जाएगा टाइम, अपॉन स्पीड इनटू में था, डिवाइड में आ जाएगा स्पीड इनटू में। तो यहाँ से पूरा क्लियर हो गया कि मास की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी f t1, और v नीचे है तो v टू दी पावर -1। तो देखिए लॉजिकली काफी सिंपल तरीके से एक बार में आ गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव पे ध्यान ना दें। इसलिए मैं हर क्वेश्चन को दोनों तरीके से बता रहा हूँ कि कभी ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में आप फॉर्मूला एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, तो बेस्ट होगा कि आपको मैथमेटिकल अप्रोच पता होनी चाहिए और उसमें स्पीड भी होनी चाहिए। बाकी लॉजिकल तो ऑलवेज बेस्ट है जल्दी से आंसर करने के लिए। चलिए क्वेश्चन 13 में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल डिस्कस क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में हमें चाहिए साइन 660 डिग्री। अच्छा, याद हो तो मैंने बताया था क्विक सॉल्विंग करते हैं हमेशा, मतलब हमेशा 360 से चेक करो तो टेंशन होगी ही नहीं। तो अगर मैं इसे 360 के हिसाब से चेक करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं साइन 360 प्लस 300, ये लिख सकते हैं। तो अब ये किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों, क्योंकि 300 नहीं देखना है, सिर्फ देखना है 360। सिर्फ किसे टारगेट करना है, 360, और दूसरा टारगेट है प्लस। सो एज इट इज, ध्यान देना, एज इट इज 360 प्लस समथिंग, विच मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो वहां पे साइन पॉजिटिव होता है, तो आंसर क्या आएगा, नो चेंज, एंड साइन विल बी पॉजिटिव 300। सो आई विल राइट इट प्रॉपर, साइन विल बी पॉजिटिव साइन 300। स्टेप 2 कि हमेशा चेक करना है 360
0 और 180 से, मैंने बार बार बोला है, तो मुझे पता है कि ये 0 से नीचे है, या बोल दूं मैं 360 से नीचे, कितना 60 डिग्री नीचे है। क्लियर? तो इस फिगर को ऐसे हम देख सकते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट। या और 360 डिग्री है, और हम इसे बोल रहे हैं कि हमारा 60 डिग्री पीछे है, 60 डिग्री। तो फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ इसका मतलब। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नहीं होता है, मतलब साइन निगेटिव होता है। और हमने बताया कि वैल्यू तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो निगेटिव आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री। तो इसका मतलब हो जाएगा -√3/2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर दो चीजें थी, एक तो 360 प्लस में था, तो हमने उसे 360 के फॉर्मेट में बदल दिया। और उसके बाद कभी भी एंगल 0, 360 या 180 से लोगे तो चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी, मतलब साइन विल रिमेन साइन। तो इसका मतलब इसका आ जाएगा -sin60 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर एक स्टार मार्क वाली बात जो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में शायद मिस कर दी। कई बार ये लिखा जाता है कि साइन माइनस थीटा क्या बनेगा। तो बेटा साइन माइनस थीटा का मतलब साइन 0 माइनस थीटा है। माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, 0 माइनस थीटा। तो मतलब किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये। किसमें, फोर्थ में है। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, -sin थीटा आएगा। और अगर मैं यही चीज कॉस के साथ ट्राई करूं, क्या, कॉस माइनस थीटा। ओके, तो ये बनेगा कॉस 0 माइनस थीटा। और अगर हम बात करें तो अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो होता है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा, cos theta. So we can directly say कि cos minus theta will remain cos theta, but sin minus theta will become minus sin theta. और ये याद रखना है, ये हम फिजिक्स में कई बार यूज करेंगे इस चीज को। तो अगर लिखा हुआ है साइन -30 डिग्री, तो इसका मतलब होगा -sin30 डिग्री। और अगर लिखा हुआ है cos -30 डिग्री, तो इसका सिंपल मीनिंग cos 30 डिग्री ही होगा। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा पर्सपेक्टिव था, हमें थोड़ा याद रखना चाहिए, क्योंकि आगे फिजिक्स में कई बार जरूरत पड़ जाती है। चलिए, तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन 15 की। क्वेश्चन 15 में अगर हम देखें तो tan 15 डिग्री पूछ रहा है, tan 15 डिग्री हमसे पूछ रहा है। तो हमें तुरंत थॉट देना चाहिए कि यार ये tan 2 थीटा वाले फॉर्मूले से बनेगा। क्यों? क्योंकि इट इज अ हाफ ऑफ 30 डिग्री, इट इज हाफ ऑफ 30 डिग्री। ये चीज हमें थोड़ी सी ध्यान देनी है कि ये है हाफ ऑफ 30 डिग्री। तो हमें फॉर्मूला लगा के काम बना लेना चाहिए। या फिर दूसरा तरीका क्या है, मेथड 2 क्या है, मेथड 2 है इट इज नथिंग बट इट इज 45 माइनस 30 डिग्री ऑल्सो। ठीक, तो दो मेथड हो जाएंगे यहाँ पर सॉल्व करने के। हाफ ऑफ 30 डिग्री टाइप कर सकते हो मेथड 1, और मेथड 2 भी कर सकते हैं इस तरीके से। एक थर्ड मेथड भी हो सकता है, क्या, आप इसे लिख सकते हो tan 15 डिग्री को लिख सकते हो sin 15 डिग्री अपॉन tan cos 15 डिग्री। बट ये सबसे लेंदी मेथड होगा। क्यों? क्योंकि तब आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, साइन भी फाइंड करना पड़ेगा, कॉस भी फाइंड करना पड़ेगा। तो ये सबसे मतलब लेंदी मेथड होगा। सबसे इजीएस्ट मेथड अगर कुछ देखें तो वो होगा ये मेथड सबसे माना जाएगा। तो ऑफकोर्स हम सबसे इजीएस्ट मेथड ही आप फॉलो करेंगे, tan 45 माइनस 30 डिग्री। और मैंने निकालना भी सिखाया था, साइन 15 डिग्री, cos 15 डिग्री, सब बताया था कि कैसे निकालते हैं। ऐसे ही पैटर्न में अगर हम ध्यान दें तो tan का फॉर्मूला क्या हो जाता है, tan A दैट इज 45 डिग्री माइनस tan B दैट इज 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan A 45 डिग्री इंटू tan B दैट इज 30 डिग्री। अब बस एक सेकेंड में इसे सॉल्व कर देना। तो tan 45 होता है 1 माइनस tan 30 डिग्री होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 45 1 इंटू tan 30 1/√3। तो अगर इसे थोड़ा सा सॉल्व करें तो √3 एलसीएम टाइप ले लेंगे, आ जाएगा √3 माइनस 1/√3 अपॉन, इसे भी सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा √3 प्लस 1/√3। तो दोनों से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और बहुत ही जल्दी से आंसर आ जाएगा हमारा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आंसर हमारा ये आ जाएगा सी ऑप्शन। तो
अब मैं ये जानना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट्स ने ये मेथड अप्लाई किया या कितने ने डिफरेंट मेथड अप्लाई किया। तो सबसे पहले सुन लेते हैं कितने लोगों ने इस मेथड से सॉल्व किया जो मैंने सॉल्व किया है अभी। Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ओके गुड। अच्छा Yes. अब मेरा एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन सेम सॉर्ट ऑफ सिनेरियो मैंने डिस्कस किया था नोट्स में। तो ये बताओ कितने लोगों ने बिना सॉल्व किए उन्हें वैल्यू याद थी। क्या कोई स्टूडेंट है जिसने बिना सॉल्व किए उसे वैल्यू याद थी और उसने टिक कर दिया तुरंत। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको याद थी वैल्यू, ये अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। नोट्स इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, याद किया जाता है कि जो अच्छे क्वेश्चंस हैं नोट्स में उनके रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रहे। इससे क्या होता है, टाइम बचता है। तो अभी समझ में आया ना कि पेपर जल्दी करने की ट्रिक नहीं है। पेपर जल्दी करने की ट्रिक है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और नंबर 2 आपको याद भी हैं वो क्वेश्चन। तो ऐसा रैंडमली नहीं, आपको वो क्वेश्चन याद भी होने चाहिए। तो आपको ये याद थी वैल्यू अगर, तो अच्छा काम आएगा, आपको टाइम बचेगा और आपने डायरेक्टली आंसर कर दिया। चले क्वेश्चन नंबर 16 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। ये साइन इंटू कॉस थीटा देखते ही तुरंत हमारे दिमाग में आता है क्या कि यार ये तो किसका फॉर्मूला हो सकता है। तो हमें याद है साइन 2 थीटा का Sin फॉर्मूला, theta. साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बस उसमें 2 एक्स्ट्रा होता है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैथ्स लगा देंगे, Multiply and divide by 2. 1/2 इंटू 2 कर लेंगे। अभी हो जाएगा साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमारा ये बन गया फॉर्मूला सॉल्विंग का। सो 1/2 विल रिमेन एज इट इज और ये बन जाएगा साइन 2 थीटा मतलब 2 इंटू 15 डिग्री और वो बन जाएगा साइन 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बन गया 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री ऑलरेडी 1/2 होता है। सो 1/2 इंटू 1/2 आंसर आ गया 1/4। तो ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था बट याद है कि वो फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए। तो मैं अभी चाहता हूँ क्योंकि फिजिक्स में ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा, अभी नहीं एक चैप्टर बाद, तो आपको इसकी थोड़ी सी हैबिट रखनी है क्वेश्चन नंबर 16 की। ओके कि ये फॉर्मूला साइन थीटा वाला याद रखना है। साइन 2 थीटा होता है साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की बात कर लेते हैं। अब 17 में ध्यान देना है कि पूछा हुआ है आपसे 17 की बात करें अगर, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है साइन 37 इंटू कॉस 53। तो अब यार याद रखना है कि यार जब ये थीटा सेम होता तब वो काम बनता ना साइन 2 थीटा वाला। तो मतलब अब साइन 2 थीटा बनेगा भी नहीं, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करने का कुछ भी सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि ये दोनों थीटा क्या है, अलग है। अगर आपको पता है कि ऐसे ये दोनों थीटा अलग हैं तो इनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल, मैंने बताया था कि आपको ट्रायंगल याद रखना है रूल। तो ये जो 37 और ये होते हैं ये किस ट्रायंगल के रूल होते हैं, ये वाले ट्रायंगल के रूल होते हैं। क्या क्या रूल है कि 37 मतलब छोटा एंगल होगा और कॉम्बिनेशन होता है 3 4 5 का। तो अगर ये छोटा एंगल है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर 3 होगी, ये 4 होगा, ये 5 होगा। अगर यही चीज मैं 53 के साथ डिस्कस करूं तो हमें पता होना चाहिए कि 53 मतलब बड़ी साइड होगी। क्यों, क्योंकि एंगल ज्यादा है। तो 53 डिग्री में ये 4 बनेगा और ये 3 बनेगा, ये तो 5 रहेगा ही रहेगा। तो हमें ये कॉम्बिनेशन याद रखना चाहिए और उसके बेसिस पे ही हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो साइन 37 मतलब कितना हो जाएगा 3/5 परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। कॉस 53 अगर देखें तो बेस, बट 53 का बेस तो 3 ही है, सो हो गया 3/5। तो आंसर आ जाएगा 9/25। तो इस तरीके से हम देख सकते थे कि दोनों का अलग अलग वैल्यू कैसे हो जाएगा, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके लिए 37 53 डिग्री की वैल्यूज थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, तब ज़्यादा बेटर होगा। ओके तो ये थोड़ा ध्यान देना 37 और 53 की वैल्यूज याद रखने का। चले बात कर लेते हैं 18। और 18 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बताया था इसने पूछा हुआ है द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस 74 डिग्री। और मैंने बताया था कि देखो 75 नहीं है कि आप वैल्यू रख के और 1 के साथ सॉल्व कर लो, 75 नहीं है ये, इसको लॉजिक से आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
तो याद है हमने cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे, तो वो थोड़ा सा मैं फिर से लिख देता हूँ कि cos 2 थीटा के क्या क्या फॉर्मूले देखे थे। cos 2 थीटा था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला था cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला था cos 2 थीटा का, वो था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सोचना, देखो ये 75 क्या है, 74 हमें नहीं पता, बट हमें पता है कि यार ये 37 का 2 टाइम्स है, तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ 37, और 37 वाली वैल्यू हमें पता होती है, तो मतलब ये cos 2 थीटा लिखा है बट 1 माइनस cos थीटा। तो सोचो किस फॉर्मूले से 1 माइनस cos थीटा आएगा। अगर ये यूज किया तो ये 1 इधर क्या आ जाएगा, +1 बन जाएगा, तो +1 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 1 माइनस cos थीटा। तो कौन सा यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। तो इसका मतलब यहाँ से हम बता सकते हैं इस फॉर्मूले से क्या, कि 1 माइनस cos 2 थीटा इज नथिंग बट इट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तो यहाँ से क्लियर पता चलता है कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर, और थीटा क्या है, थीटा है ये, क्योंकि फॉर्मूला है 2 थीटा का, तो थीटा है 37 डिग्री। और जस्ट अभी हमने देखा है कि 2 इंटू साइन 37 की वैल्यू कितनी आई थी, 3/5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18/25। तो ये हमारा हो गया कॉस वाले का इसका आंसर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट ने ये आंसर करेक्ट किया था एग्जाम में, लेट्स हियर आउट। कितने स्टूडेंट ने ये आंसर करेक्ट, कार्तिक, Yes, sir. वेरी गुड, यस सर। Yes, sir. आयुष, ओके यस सर। ओके, शिव प्रसाद, गुड। तो ठीक है, मतलब किया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने आंसर किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। यही एक्सपेक्टेड था कि आप लोग को ये आइडिया लगाना है। किसी ने क्या कोई डिफरेंट आइडिया लगाया है, कुछ डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया है, शेयर करना चाहता हो तो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन किसी डिफरेंट तरीके से किया है किसी ने, ओके नहीं, ओके तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 19। और यहाँ पे क्वेश्चन 19 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यार साइन थीटा है कितना, 1/3, और पूछा हुआ है कॉस थीटा। तो आप लोग को याद है ना साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या रिलेशन होता है, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, हमने पढ़ा था उस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करना था। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब हमें साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1/3 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस, और 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/9। क्लियर, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, मैंने बताया था कि अगर ये सिंगल होता है, सिंगल नंबर है, तो जस्ट डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो और न्यूमरेटर के साथ सॉल्व कर दो। तो 9 इंटू 1 मतलब 9, माइनस 1 मतलब 8 अपॉन 9। अब देखना कॉस पूछा है तो ये स्क्वायर उधर रूट में जाएगा, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √8/9। तो 8 से तो सिर्फ 2 बाहर आएगा, 2 अंदर रह जाएगा, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा, रूट है तो प्लस माइनस 2√2 बन गया 8 अपॉन 9 का आ गया 3। तो ये कॉस थीटा का हमारा आंसर आ गया। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और ट्रिक है जो हम फिजिक्स में हमेशा फॉलो करेंगे। फिजिक्स में हम ऐसे आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्या किसी स्टूडेंट ने इसके अलावा कुछ और दूसरे तरीके से सॉल्व किया है, शेयर करना चाहता है, लेट्स हियर आउट। किसी स्टूडेंट ने किसी दूसरे तरीके से cos थीटा निकाला हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस आइडेंटिटी, बताएं, Yes, आंसर sir. करें, या हाँ प्रतिमेश बताएं कैसे। सर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 है ना, इसलिए वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ओके और ओके, मैं समझ गया, मैंने वैल्यूज लिख के पाइथागोरस से सर निकाला। पाइथागोरस थ्योरम चलेगा, यूज किया। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं उसी अप्रोच की बात करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग हैबिट डालेंगे उसी अप्रोच की। कभी भी आपको नोन है कोई एक, नोन आपको कोई भी एक थीटा है, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नोन है
साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी, साइन और कॉस और टेन कुछ भी। तो आपको हमेशा क्या बनाना है, ट्रायंगल बना के आंसर करना है हमेशा। ये बिकॉज ये रेशियो है, सो इसलिए ये सारे ट्रायंगल पे काम करते हैं। क्या, जैसे आपको दिया साइन थीटा 1/3 है, डन। तो 1 को बोलो कि ये होगा परपेंडिकुलर और 3 होगा अपना हाइपोटेनस। तो ये कंफर्म हो गया कि अगर आपको इसे ट्रायंगल बनाना है तो 1 को रखो परपेंडिकुलर में और 3 को रखो हाइपोटेनस में। अब ये बेस बताओ। सो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर पाइथागोरस लगाएं, रूट ऑफ डायगोनल का स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, √8 आ जाएगा। तो ये पाइथागोरस से हम हमेशा अप्लाई करके निकाल लेते हैं। ये सबको याद रखना है, पाइथागोरस यूज करना। तो इसका मतलब कोई सा भी थीटा दियो आप उसे ट्रायंगल में सेट करो। अब निकालो क्या, कोई सा भी थीटा। मान लो हमें पूछा था tan थीटा, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर 1 है, बेस है √8, सो आंसर आ जाएगा 1/2√2। अगर हमसे cos थीटा पूछा है तो cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस है √8 और हाइपोटेनस है 3, तो आंसर आ जाएगा 2√2/3। तो इस तरीके से हम सिंपल कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट इसी मेथड से करेंगे तो बेटर रहेगा, आगे फिजिक्स में काफ़ी इन चीज़ों का यूज हो जाता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की। तो यार देखो 20 में तो रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करना है। y इज इक्वल टू कितना है, x³ प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 8। अब इसमें 3 रूल्स हैं। रूल्स जो हैं वो आपको थोड़े से याद करने पावर पहले प्रीवियस लेक्चर से आप लोग रूल्स याद करोगे। रूल्स 1 रहता है कि अगर x⁴n है तो n बाहर आता है और पावर 1 कम हो जाती है, डन। अब इसका रूल क्या है, यहाँ पे काम क्या आता है, ये आता है कि अगर मैं इसके एग्जाम्पल देखूं तो एग्जाम्पल वाइज हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। रूल नंबर 2 कि अगर कोई कांस्टेंट लिखा है k × x⁴ लिखा हुआ है कुछ n, तो k उसी तरीके से रखता है और n अपना x वैसे ही सॉल्व हो जाता है। रूल 3 कि अगर ओनली k होता है तो आंसर क्या आ जाता है 0, मतलब विदाउट एनी x अगर k है तो आंसर क्या आ जाता है 0। तो अगर हम सॉल्व करें dy/dx अब, तो देखिए सॉल्यूशन क्या आएगा, x³ है तो 3 बाहर आएगा और पावर 1 कम होगी मतलब x² प्लस 2 विल रिमेन एज इट इज, और x² से क्या आएगा 2 बाहर आएगा और पावर 1 कम होगी मतलब x बचेगा, प्लस 7 एक नंबर है, इट विल रिमेन एज इट इज बिकॉज x के साथ है और x का खुद हो जाता है 1। फिर 8 एक अकेला नंबर है, उसका हो जाएगा 0। तो आंसर आ जाएगा 3x² प्लस 4x प्लस 7। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा बी पार्ट। तो डिफरेंशिएशन में यार किसी को अगर डाउट हो रहा है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख ले लास्ट में, और बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन ही डिस्कस करने वाले हैं तो मैं अभी से बता रहा हूँ इट्स बेटर कि आप सारे लोग मेरा वो लेक्चर देख लें, और वो लेक्चर देखने के बाद ही कल का आप लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा डिफरेंशिएशन के बाकी सारे रूल्स। तो फर्स्ट इन्हीं बेसिक रूल्स क्लियर होने चाहिए, तो फिर बाकी सारे रूल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चले नेक्स्ट बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, जबकि इक्वेशन जो होती है वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। मतलब हमें इस इक्वेशन को y के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तब आंसर हो जाएगा क्या, m बन जाता है। ओके, तो अब हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 3y 2x को उस तरफ लिख के जाएंगे तो -2x बचेगा, 3 को डिवाइड में ले जाएंगे सो y इज इक्वल टू हो जाएगा -2/3x प्लस 5/3। अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, तो अब हम इस चीज़ को कंपेयर कर देते हैं। सो कंपेयरिंग y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर देंगे तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m का मतलब होता है स्लोप, तो स्लोप यहाँ पे आ जाएगा -2/3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, बस हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आनी चाहिए जो हमने ज्योमेट्री में आज मतलब लास्ट लेक्चर में डिस्कस की है। तो एक बार आप लोग जिनको नहीं थोड़ा सा याद है सारी इक्वेशंस वो एक बार रिव्यू कर लें, वो लेक्चर बेटर रहेगा उनके लिए।
लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज वर्टेक्स हाइट फ्रॉम द अपोजिट साइड, मतलब ये जो वर्टेक्स पॉइंट है इसकी हाइट फ्रॉम दिस अपोजिट साइड, ये हाइट ये h इज इक्वल टू है 4√3। तो अब हमें बताना है एरिया। अच्छा, तो एरिया के लिए तो हमें बेस भी चाहिए, एरिया के लिए हमें बेस भी चाहिए, तब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। बट अगर आपको याद हो कि ये कैसा ट्रायंगल है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा ना। तो हमने बताया था कि इधर आप लोग याद रखो क्या कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होती है। तो हमने याद रखा था कि √3/2 इंटू ए, ये होती है परपेंडिकुलर की वैल्यू। आप इधर ये यूज कर सकते हो या फिर आप फिर से निकाल सकते हो। तो एक चीज मैं लिख देता हूँ पहले, एज वी नो, सो एज वी नो जो हाइट होती है वो होती है √3/2a। क्लियर। तो कंपेयर करें अगर हम इसे 4√3 से इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए, सो √3 कैंसिल, ए इज इक्वल टू कितना आ गया 8। सो ए इज इक्वल टू आ गया 8 साइड जो उसकी है। अब एरिया की बात करें तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया जो होता है वो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो अगर हम एरिया की बात करें वो हो जाएगा √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर। सो 8 का स्क्वायर 64, 64 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 16। तो आंसर आ जाएगा 16√3। ऐसे टाइप के क्वेश्चन क्लास 10th में भी रहते हैं मैथ्स में, जो हमने ये सिनेरियो डिस्कस किया हुआ है। तो आई गेस काफ़ी सारे लोग को नॉर्मल पड़ा होगा, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि फार्मूला याद रखना है। जिन लोगों ने फार्मूला नहीं याद रखा वो इस ट्रायंगल में साइन थीटा भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड्स विल बी ए ना। सो ट्रायंगल में साइन 60 डिग्री की बात करें अगर तो वो हो जाएगा हाइट ओवर ए, और साइन 60 डिग्री होता है √3/2। सो यहाँ से बहुत क्लियर पता चल जाता है कि √3/2 इज h/a, और ये फॉर्मूला जो आया है वो यहीं से आया हुआ है। तो इधर हम ट्रायंगल में वैल्यू रख सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन 23। सो क्वेश्चन 23 में बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाना है। सो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ 1/रूट 4th रूट 1.01। तो ये चीज़ हमें लिखनी है 1/4 रूट ऑफ 1.01। तो मैंने बताया था बायनोमियल लगा सकते हैं बट 1 प्लस समथिंग में होना चाहिए। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.01 01 टू दी पावर। अब मैंने बताया ये जो रूट वाली पावर होती है वो 1/4। ओके। स्टेप 2 कि अब ये डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, मतलब 1 प्लस 0.01 टू दी पावर -1/4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या होगी 1, और पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है तो प्लस और माइनस मिलके क्या बनेंगे -1/4 इंटू 0.01। तो अगर हम इसे अप्रोक्सीमेटली देखें तो 1 - 4 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0, 1 में डिवाइड नहीं जाएगा सो 0 एंड 10 विल बिकम 2 5। ठीक है। सो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वैल्यू अगर हम माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 0.9975। तो ये वैल्यू काफ़ी क्लियर है कि किस तरीके से हम अप्रोक्सीमेशन इसका निकाल सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज़ दी हुई थी कंसिडरिंग ओनली 2 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन। तो कुछ लोग इसको 2 टर्म्स समझ लेते हैं कि आंसर देना है, नहीं। 2 टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन मतलब टर्म्स कैसे लिखते हैं, बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है 1 + x टू दी पावर n का पैटर्न होता है 1 + nx + n-1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो वो जो क्वेश्चन लिखा था वो ये बोला था कि 2 टर्म्स मतलब ये 2 टर्म्स होने चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर वाली नहीं ले लेना, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये उस पॉइंट का मतलब था।
नेक्स्ट 24 बात कर लेते हैं। ओके, तो हमें ln 15 की वैल्यू चाहिए, तो हमें चाहिए सॉल्व करके ln 15। मैंने बार बार बताया है कि हमें वैल्यूज ln की याद नहीं होती, हमें log की याद होती हैं। तो log में कन्वर्ट करना टेंशन नहीं होता, हमें क्या करना होता है 2.303 का मल्टीप्लाई करना है, तो ln बदल जाएगा किसमें, log 15 में। अच्छा, अब मैंने बताया था कि log 15 में अब ऐसा मत लिखना कि 10 + 5, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है। लॉजिक होता है मल्टीप्लाई को हम एडिशन में सॉल्व करते हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तब काम बनेगा। तो देखो मल्टीप्लाई के क्या क्या केसेस बन सकते हैं। एक बन सकता है 5 × 3 करा दो, सो आपको log 5 भी पता होना चाहिए, log 3 भी पता होना चाहिए। एक तो ये प्रॉब्लम है, 5 और 3 दोनों याद होने चाहिए। नंबर 2 कि और भी कुछ कर सकते हैं, इसे 30/2 भी लिख सकते हैं। 30/2 लिखेंगे तो हमें log 30 चाहिए होगा और 2 चाहिए होगा। log 30 को फिर से 10 लिख सकते हैं, कितना 3 × 10, तो log 3 और 10 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं कि आप 15 को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि 15 को आपको कैसे चेंज करना है। तो अगर हम देखें तो 15 को मैंने क्या लिख दिया, लेट्स से लिख दिया सिंपल 5 × 3, ठीक है। सो ये आ गया 2.303 मल्टीप्लाइड बाई log a + b हो जाएगा, log a × b log a + b, तो log 5 + log 3। अब यार वैल्यूज इनकी याद होनी चाहिए थी तो काम बन जाता। तो 2.303 इंटू, अब log 5 चाहिए, तो यार log 5 याद नहीं रखना था, मैंने बताया था log 10 और 2 से याद करके करना है काम। तो हमने इसे कैसे सीखा था, हमने सीखा था इसे लिख सकते हैं log 10/2 + log 3। तो अगर हम देखें तो ये बन जाएगा 2.303 इंटू log 10 माइनस log 2 प्लस log 3। अब सबकी वैल्यूज लिख देनी है और काम बन जाएगा। तो 2.303 इंटू log 10 है 1 माइनस log 2 0.3010 प्लस log 3 है 0.4771, इस तरीके से। तो अब इन्हें 1 के साथ आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है और वैल्यू सॉल्व कर देनी है। अच्छा, अगर हम आंसर देखें, हमें आंसर करना था अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली। तो इसका मतलब याद रखना है कि यार अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ऑफकोर्स लेंदी क्वेश्चन है, वो जानना चाह रहा है मल्टीप्लाई करके। अच्छा देखो, ये आंसर 1 से ज़्यादा आएगा, तो मतलब ए और बी ऑप्शन तो कट हो गए, मतलब आंसर क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग आने वाला है। क्लियर, ये कंफर्म हो गया, आंसर 2 पॉइंट समथिंग आने वाला है। तो आप मल्टीप्लाई करके कर ले, सॉल्व कर ले, तो आंसर 2.71 आ रहा है। या एक सेकेंड रुके, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, सो थोड़ा सा हमें और बेटर आइडिया आ जाए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सो 2.303 इंटू ओके, सो हमारा सॉल्व करके इसे जो आ रहा है नियरली जो आया है वो आ रहा है 2.708, ये आ रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर करना है, मतलब आंसर में करना है ये। तो बेसिकली ये क्वेश्चन में मैं ये जानना चाहता था कि आप लोग ये गलती ना करें कि 2.70 आंसर आ जाएगा। जब ये नंबर रिमूव होगा तो बिकॉज ये ग्रेटर देन 5 है तो ये एक इंक्रीज करके जाएगा और आंसर आएगा 2.71। तो इस क्वेश्चन को देने का पर्पज ये था कि आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि राउंड ऑफ करना आपको सही से आना चाहिए, आप ऐसे रैंडमली नंबर गायब करके सिग्निफिकेंट फिगर्स ना बना लें। ओके, फिर क्या है सम ऑफ स्क्वायर्स। सो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यार ये देखो, ये सीरीज मैंने नोट्स में कराई है और आपको डायरेक्ट ही याद रहेगा तो बेटर है, वरना एग्जाम में सॉल्व करना ऐसा मुश्किल होगा। सो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर अगर है तो उसका फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1
अपॉन 6। तो इस तरीके से करेंगे तो हमें तुरंत आंसर आ जाएगा। अगर हम n की बात करें तो n क्या है 25 है, तो होगा 25 प्लस 1, फिर है 25 इंटू 2 मतलब 50 प्लस 1 अपॉन 6। तो थोड़ा सा इसे सॉल्व कर देते हैं, होगा 25 इंटू 26 इंटू 51 अपॉन 6। कट करते हैं, सो 2 से कट कर लेते हैं, सो ये हो गया 13 और ये हो गया 3 से कट करें तो 17। ओके, सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है हमारा 5525। 5525। ओके, तो ऑफ कोर्स ये फॉर्मूला यार याद रहना चाहिए था, अगर याद नहीं रहता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, तो ध्यान देना था। ओके, तो ये हमारा पेपर का डिस्कशन था, ये सेक्शन जो हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बता दें, इसमें किसी को कुछ डाउट पर्टिकुलर, अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। बाय सर। ओके, तो फिर आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, बाय बाय एवरीवन, गुड बाय। बाय सर। बाय सर। Bye, sir. Sir. Have a nice day. Bye, sir. गुड बाय एवरीवन। Goodbye. Bye, sir. Bye.